लाचार सास बहू के छोले भटूरे। दोनों सास बहू युवराज के इंतजार में अलग अलग पकवान बनाकर तैयार कर रही थीं। तभी सास निर्मला कहती है, अरे इच्छा बहू, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। बस जल्दी से मेरा बेटा मेरे गले लग जाए। 1 साल बाद आज घर जो लौट रहा है, बाहर से नौकरी करके। हाँ माँ जी, अब तो मेरी भी आंखें दरवाजे की ओर टिक गई हैं कि कब मेरे पति आएंगे। जल्दी से माँ जी, हम दोनों उनका पसंदीदा खाना बना लेते हैं। हाँ बहू। दोनों सास बहू जल्दी से उसका पसंदीदा खाना तैयार कर लेती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों खुशी से दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि युवराज के गले में एक बड़ी सी माला है। अरे बेटा, तू आ गया। और ये क्या, गले में इतनी बड़ी माला क्या कर रही है? दोबारा से शादी करेगा क्या मेरी बहू से? आप आ गए युवराज जी। पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी, और आज मैंने आपके लिए खोए की खीर भी बनाई है। इच्छा की ये बात सुनकर राधिका उनके सामने आती है, जो कि बहुत मॉडर्न कपड़े और वरमाला पहने हुए कहती है, छी, ऐसी अजीब सी खोए की खीर कौन खाता है डार्लिंग? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये खाते हो। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना कि मैं बना दूंगी। ओह कम ऑन राधिका, तुमसे मैं ये अजीब अजीब चीजें थोड़ी ना करवाऊंगा। बेटा, ये सब क्या है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ युवी जी, आखिर ये लड़की कौन है जो आपको डार्लिंग कह रही है? माँ, मैंने राधिका से शादी कर ली है। ये बहुत ही मॉडर्न है और मुझसे प्यार करती है। अब से यही मेरी पत्नी है। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धोखा देकर दूसरी शादी करने की? तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? ओह प्लीज, ये संस्कार का लेक्चर आप मुझे मत दीजिए। वैसे भी आप मेरी सौतेली माँ हो। ना ही मैंने आपसे प्यार किया, ना आपकी पसंद की लड़की से प्यार किया। मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा। युवराज जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने दूसरी शादी क्यों की? तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? अरे युवराज बेबी, ये क्या रोना धोना लगा रखा है? देखो, इतनी दूर से मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी तो सिर्फ अकेले मुझे ये दोनों औरतें नहीं चाहिए। इन दोनों को घर से बेघर कर दो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो निकाल दो। सुन लिया आपने? मैं अपनी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना होगा। युवराज, ऐसा मत कीजिए। हमारे साथ माँ जी कहाँ भटकेंगी? उन्हें तो रख लीजिए। मैं चली जाती हूँ। नहीं का मतलब नहीं। रहने दे बहू, हम तो उसके इंतजार में पागल हो रहे थे, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला ही होता है। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसा कहकर वो दोनों उसे सुनाकर वहाँ से अपना अपना सामान बटोर कर चली जाती हैं। 2-4 दिन तक इधर उधर भटकती रहती हैं और कहती हैं, बहू, मेरे मन में तो कभी सौतेला शब्द आया भी नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने इतने लाड दुलार करने के बाद भी मुझे सौतेली माँ बोल दिया। और तेरे साथ जो किया उससे तो मैं कह भी नहीं सकती। शहर जाकर वो इतना बदल जाएगा, मैं जानती नहीं थी। माँ जी, जो होना था वो हो गया। भला उसे कौन टाल सकता है? अब तो हमें अपना सहारा ढूंढना होगा। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं। मंदिर के पास विश्राम कर रहे थे, लेकिन अब तो कुछ देखना ही पड़ेगा हमें। तुम्हारी बातों से याद आया, तुम्हारे पापा जी पहले छोले भटूरे का काम करते थे। उस वक्त हम बहुत गरीब थे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी छोले भटूरे का ही व्यापार कर लेते हैं। मुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं। पर माँ जी, उसके लिए तो पैसे चाहिए, और हम पर है ही नहीं पैसे। चिंता मत कर बहू, मैं सोने का कंगन अपने साथ लाई हूँ। इसे बेचकर हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये कहते ही सास बहू उस सोने के कंगन को बेचकर छोले भटूरे का सामान और एक ठेला खरीद लेती हैं, जिस पर छोले भटूरे बना रही थी कि खुशबू से ही सुबह सुबह उसकी दुकान पर दफ्तर वाले लोग आ जाते हैं। अरे माँ जी, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए, जल्दी करना, लेट हो रहा है। हाँ बेटा, करती हूँ। बहुत जल्दी से गरम गरम भटूरे बना। जी माँ जी। सुनिए, जरा मुझे भी 1 प्लेट भटूरा दे दीजिए और मिर्च का अचार डाल देना। ये लीजिए। अरे वाह, आपके छोले भटूरे तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। आप और लेंगे भटूरे? हाँ जी, दे दीजिए। ऐसा कीजिए, 5 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए। हाँ, आपके भटूरे तो वाकई में बहुत स्वाद वाले हैं, और आपने तो पनीर भी डाला है। आजकल कौन इतना अच्छा बनाता है? कितने पैसे हुए?
100 रुपए की 2 प्लेट है बेटा। ऐसे ही एक एक करके उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक छोले भटूरे खाते हैं और शाम से पहले ही सारे छोले भटूरे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन भी बहू वही ठेला लगाकर छोले भटूरे बनाकर बेचती है। अरे आंटी, आपके छोले से तो बहुत खुशबू आ रही है, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। अभी देती हूँ बेटा। इच्छा बहू उसे भी भटूरे पैक करके दे देती है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था, जिससे उसकी दुकान पर और भीड़ लग जाती है और इच्छा कहती है, माँ जी, आज तो 4 बार भटूरे का आटा बना दिया, फिर भी ग्राहक आए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना बहू, छोले भटूरे का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तूने छोले तो उबाले रख दिए ना, आज तो रात तक छोले भटूरे बिकेंगे। जी माँ जी। इस तरह त्योहार की वजह से वो रात के 11 बजे तक छोले भटूरे बेचकर अपने घर आती हैं। तो इच्छा पैसे जोड़कर कहती है, माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने मात्र 2 दिन में 20,000 रुपए कमा लिए। छोले भटूरे से इतना सब क्या हो सकता है? हाँ बहू, जो दिल से मेहनत करता है भगवान उसको ऐसे ही तोहफा देते हैं। देखना माँ जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन हमारे पास किराए की जगह अपना खुद का घर होगा। हाँ बहू, जरूर। 2 साल लगातार छोले भटूरे बेचने के बाद आखिरकार दोनों सास बहू अपनी मेहनत से एक बड़ा सा घर बना लेती हैं और खुद की एक गाड़ी, साथ में एक प्यारा सा कुत्ता भी खरीद लेती हैं। इसके बावजूद अब उनके छोले भटूरे की 10 ब्रांच थीं, साथ ही 5 ठेले जो अलग अलग जगह सास बहू के मशहूर छोले भटूरे के नाम से चल रहे थे। तभी वो कहती हैं, माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी मेहनत से आज हम पर एक सोने का कंगन तो क्या, सोने के हार झुमके भी हैं, जो कि आप पर इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुझ पर भी बहू। अब जल्दी से गुप्ता जी के बेटे की शादी में चल, कैटरिंग में छोले भटूरे भी देखने हैं। जी माँ जी। दोनों कार में बैठकर शादी के वेन्यू तक पहुंच जाती हैं। जब वो कार से उतरती हैं, तो फटे हाल कपड़ों में युवराज अपनी माँ और पत्नी को देखकर कहता है, अरे ये तो माँ और इच्छा है, इतने अच्छे कपड़े पहने। मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, शायद ये मुझे माफ कर दें, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। माँ, इच्छा, मैं युवराज हूँ, यहाँ देखिए माँ। युवराज उन दोनों को आवाज लगाता हुआ उनके पास पहुंच जाता है और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहता है, माँ, इच्छा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस औरत पर विश्वास किया। माँ, मुझे अपना लो। कौन है तू और किस हक से हम दोनों को तू ये कह रहा है? मैं तो तेरी सौतेली माँ हूँ और इच्छा से तू प्यार नहीं करता था। फिर काहे तेरी वो महबूबा जिससे तू बहुत प्यार करता था, वो कहाँ है? माँ, इच्छा, उसने मुझे धोखा देकर सारी जमीन और जायदाद हड़प ली और मुझे घर से बेघर कर फरार हो गई। अब मैं सड़क पर आ गया हूँ और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। युवराज, आपने जो माँ जी के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। एक बार आप कह देते, पर नहीं। देख युवराज, तू, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ जिससे तू प्यार नहीं करता, और जो जैसा बीज बोता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए हम तुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। जो तूने किया है वैसा ही अब तेरे साथ हो रहा है। बहू, हमें अपने कैटरिंग के लिए लेट हो रहा है, चल। जी माँ जी। इस तरह से युवराज को अपने किए की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सास बहू बड़े ठाट बाट से अपने छोले भटूरे को आज भी बेचती हैं और अपने पालतू पिल्ले के साथ खुशी खुशी रहती हैं। स्पाइसी खाने वाली सास बहू। टन पेश है गर्मा गर्म पकौड़े फॉर यू माय डियर मदर इंडिया। क्या बात है, जिसके लिए उसका खुद का पेट पहाड़ है, आज वो माँ के पकौड़े बनाकर लाई है। माँ, आप ही तो हमेशा कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बस आज मैंने मौसम का बदला मिजाज देखकर पकौड़े तल दिए। अब बड़ाई करना बस भी कर और पकोड़े परोस तो सही। आराध्या प्लेट में पकौड़े परोसती है। जैसे ही सावित्री पकौड़े का पहला कौर अपने गले से नीचे उतारती है, उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर होने के साथ उसकी जुबान से सी सी निकलती है। ये पकौड़े हैं या पनौती? अरे कितना तेज तीखी मिर्ची उड़ेली है, मिर्ची के मारे मेरी जुबान जल गई। उफ, ये मिर्च, गनीमत है इस पानी ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी तेज मिर्ची ने तो मुझे पार घाट पहुंचा ही दिया था। माँ, तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, जरा सी तो मिर्च है, मुझे देखो पल भर में ही सारे पकौड़े खा गई, मैं वो भी मिर्च की चटनी के संग। अरे तुझे कहाँ से मिर्च लगेगी भला, तेरी जुबान ज्वालामुखी जो ठहरी। गुजरते दिनों के साथ आराध्या की शादी की खातिर तन्मय नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार समेत उनके घर चलकर आता है, जहाँ लड़के की माँ ज्वाला कहती है,
अरे नमस्ते जी। जी आइए, मेरे घर में आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है। विराजिए। आराध्या बिटिया, अतिथियों के खातिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो भाई। आराध्या अपनी माँ के समझाए अनुसार उन तीनों का स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और ज्वाला कहती है, बहन जी, आपकी बेटी के नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं, एकदम कश्मीरी मिर्च की तरह। जी शुक्रिया सासू माँ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ तेज तीखी मिर्च से जो की है। दिन, सप्ताह और महीने भर में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ शादी की सुंदर बेला दोनों के घरों में दस्तक देती है। 7 फेरों के साथ आराध्या और तन्मय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शुरू होता है आराध्या के ससुराल का सफर। शादी की रात तन्मय आराध्या को तोहफा देता है। तन्मय, तुम्हें और कोई तोहफा नहीं मिला था क्या, जो तुम ये चाबी चॉकलेट उठा लाए? आराध्या, लड़कियां तो बड़े ही चाव से चॉकलेट खाती हैं। तुम पहली लड़की हो जो चॉकलेट देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। यस, बिकॉज ऑफ मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है। ये सुनकर तन्मय बुदबुदाते हुए कहता है, सुहाग रात पर भी स्पाइसी खाने की पड़ी है। तन्मय, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारा ये स्पाइसी शौक बड़ा स्वीट है। अगले दिन आराध्या संध्या के साथ उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है। आज मेरी पहली रसोई है। खाने में मिर्च मसाले का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सासू माँ से लेकर ससुर जी भी फैन हो जाएंगे। इसके बाद आराध्या खाना बनाना शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे बाद शुक्र है खाना तो तैयार हो गया, अब बस तीखा तड़का लगाना बाकी है। जल्दी से बारीक मिर्ची काट लेती हूँ। आराध्या जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, मिर्च की छांक से सभी छींकते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक है, कैसा है? अरे आराध्या, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे घर में मिर्च की महक उठ गई है? दोनों बाप बेटे सुबह सवेरे मेरी बहू के पीछे पड़ गए। एक तो बेचारी ने इतने शौक से खाना बनाया है, बहू तू खाना सर्व कर। इतने हम तीनों फ्रेश होकर आते हैं। तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाने का कौर बहादुर और तन्मय के गले से नीचे उतरता है, उनकी जुबान से जोरदार चीख निकलती है। अरे मर गया रे, हरि भगवान पानी पकड़ाओ। अरे अरे पिताजी, इस पानी की जरूरत आपसे ज्यादा आपके बेटे को है। उफ, उफ, ये मिर्ची, हाय हाय ये मिर्ची। दोनों बाप बेटे पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं और बहादुर बोलता है, अरे बहू, ये सब्जी है या जहर? इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? अरे जुबान जल गई। मिर्च के मारे मेरे कानों से तो धुएं का धमाका हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे की जुबान 2 घड़ी बंद नहीं रह सकती। अरे खाने में मिर्च मसाले ही नहीं होंगे तो खाना मजेदार कैसे बनेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मिर्च का बागान बना दो। तू इनकी फिक्र मत कर, एकदम मस्त मजेदार खाना था। ये ले तेरा शगुन। हम दोनों का खान पान इतना मेल खाता है, बहू को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तेज मिर्ची होने के चलते बाप बेटे अधूरा खाना खाकर दफ्तर चले आते हैं। गुजरते समय के साथ सास बहू के तीखा खाने की आदत बेहद बड़े तख्त पर पहुंच जाती है। सासू माँ, रसोई में कोई भी साग सब्जी नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मगर वो कैसे माँ जी? अरे बहू, साग सब्जी लाने बाजार जाना होगा, बहुत दिन हो गए तीखा खाए। आज दोनों सास बहू जी भरकर तीखे का तड़का लगाएंगी। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहां गोलगप्पे देखकर वो कहती हैं, ये गोलगप्पे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। वैसे भी पुरनिये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू गोलगप्पे वाले के पास आती हैं और आराध्या कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा गोलगप्पे खिला दो। अरे काहे नहीं बहन जी। गोलगप्पे खाते हुए वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहती है, अरे गजोधर, ये गोलगप्पे हैं कि गुड़ गोबर? पानी तो एकदम विधवा प्रतीत हो रहा है। ना रंगत है ना मिर्च। अरे गोलगप्पा का मजा तो तब आता है जब मिर्च मसाले हो। गोलगप्पे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। आराध्या और ज्वाला गजोधर के गोलगप्पों में मिर्च मिलाकर एक दूसरे को सर्व करती हैं। गोलगप्पे का मजा तो तब आता है जब गोलगप्पे तीखे और मिर्च से भरे हो। देखते ही देखते दोनों सास बहू गपागप अनगिनत गोलगप्पे खाती हैं। ऐसे ही जब कभी सास बहू साथ में बाजार जाती तो अक्सर मिर्चदार मोमोज, गोलगप्पे जैसी तीखे चीजों का चयन करती थी। 1 सप्ताह बाद, माँ जी, आज अचानक मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है। इसमें सोच विचार करने की क्या बात है बहू? आज हम रात के खाने में मोमोज और ग्रीन चिली की चटनी बना लेते हैं। दोनों सास बहू एक साथ रसोई घर का रुख करती हैं। तभी उनके पति टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, अब तक तुम सास बहू का खाना नहीं बना क्या? खाना तैयार है। अरे ये कैसा बेतों का खाना बनाया है? ये चंगेजी चाइनीज खाएंगे हम क्या? देखो जी, इस मोमोज के सिवा हमने और कुछ नहीं बनाया। एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। कोई चारा न बसने बेचारे बाप बेटे सिसकते हुए जैसे तैसे एक आधे मोमोज खाते हैं। गुजरते समय के साथ तीखे खाने से उनके पति पूरी तरह परेशान होकर एक रोज कहते हैं, अरे प्रतिदिन के साथ इन दोनों सास बहू के मिर्च मसाले का सेवन बढ़ता जा रहा है। हाँ पिताजी, हमको कुछ करना होगा जिससे कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकाएक तन्मय की जुबान पर जोलो चिप्स का नाम आ जाता है। वो 2 पैकेट ऑर्डर करता है। माँ, आराध्या, यहाँ तो आना। हमें बुलाया? अरे आप दोनों को तीखा खाने का बड़ा शौक है ना? अरे बेशक, तीखापन ही तो खान पान की जान है। ये लीजिए,
इन पैकेट के अंदर जोलो चिप्स हैं जो बहुत तीखी हैं। अगर आप दोनों ये चिप्स खत्म कर देती हैं तो हम आपके तीखे खाने पर अपना बोलबाला बंद कर देंगे। अगर हम बाप बेटे ये शर्त जीत गए तो तुम सास बहू को ये तीखा खान पान ताउम्र के लिए छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। जैसे ही दोनों सास बहू मिर्च से सराबोर चिप्स को खाती हैं वो स्तब्ध रह जाती हैं। अरे बेटा, ये सास बहू इतनी शांत क्यों है? ये तूफान से पहले की शांति है पिताजी। तन्मय प्लीज पानी दे दो। अरे रे, ये चिप्स है कि जहर? अरे गर्दन और जुबान ज्वालामुखी के जैसे जल रही हैं। मिर्च के मारे दोनों सास बहू के रूप की रंगत का काया पलट हो जाता है। दोनों जग भरकर पानी पीती हैं। कुछ देर बाद अब पता चला तेज तीखे मिर्च का मजा। अजी हमें माफ कर दो, तेज तरार मिर्च ने हम सास बहू की बेअक्ली के पर्दे खोल दिए। हाँ ससुर जी, अब से स्पाइसी खाना बंद। इस तरह अंत में स्पाइसी खाने वाली सास बहू को जोलो चिप्स के जोरदार मिर्च से सबक मिल जाता है, जिससे उनका तीखा खाने का स्वाद साधारण खाने में शुमार हो जाता है। बहू, पटाखे ले लो, पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे, सुतली बम पटाखा, आइटम बम पटाखा, फुलझड़ी पटाखे, सभी प्रकार के पटाखे मिलेंगे भाई साहब। पटाखे ले लो, पटाखे। सरगम बाजार में पटाखे बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे पटाखे नहीं खरीदता। बहुत ही मुश्किलों से कुछ लोग उसके पास आते हैं और पटाखे खरीदते हैं। दिन भर इतनी मेहनत और इतना चिल्लाने पर उसके केवल 100 रुपए की ही कमाई हो पाती है। अरे ये क्या, सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपए लेकर वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह अपनी रेहड़ी सड़क से पार कर रहा होता है। अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिससे सरगम की बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सरगम वहीं तड़प रहा होता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और सरगम की हालत देखकर तुरंत सरगम की माँ और उसकी पत्नी को बताने के लिए जाता है। अरे आप यहाँ पर हो? आपको पता है सरगम भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर खून से सने पड़े हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए। तुषार सरगम की माँ ममता और उसकी पत्नी पूनम को अपने साथ लेकर जाता है। जब तक वह दोनों पहुंचती हैं, सरगम अपना दम तोड़ देता है। हाय मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? अरे किसी ने भी यहाँ मेरे बच्चे की मदद नहीं की। अरे ये कैसी जालिम दुनिया है, यहाँ तो इंसानों को इंसानों की कदर नहीं। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना मैं क्या करूँगी? उठिए ना जी, उठिए। पूनम और ममता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों सरगम का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाकर लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से उनके ऊपर धीरे धीरे परेशानियों का कहर टूटने लगता है। एक दिन रात के समय वह दोनों खाना खाने के लिए बैठती हैं, तभी अचानक उनका मकान मालिक आ जाता है। अरे ममता, दरवाजा खोल। अरे कहाँ बैठी है चुप कर? इतने दिनों से तूने मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, फ्री के मकान में रह रहे हो। ममता उठती है और दरवाजा खोलती है। भाई साहब, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, जरा हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखिए। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप किराए की चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही दिनों में कोई काम ढूंढकर आपके मकान का पाई चुका देंगे। अरे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कमाने का कोई सहारा ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति का ही काम दोबारा से करना शुरू करूंगी। पूनम की यह बात सुनकर उनका मकान मालिक उन्हें 1 महीने की मोहलत देते हुए कहता है, मैं तुम्हें केवल 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में तुमने मेरा किराया चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ममता पूनम से कहती है, अरे बहू, तूने मकान मालिक को ये तो कह दिया कि हम बम पटाखे बेचकर उनका किराया चुका देंगे, लेकिन तू यह भूल गई कि सरगम केवल रोजाना के 100 या 50 रुपए कमा कर आया करता था। इतने कम पैसों में हम दोनों घर कैसे चलाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आजकल तो YouTube पर सब कुछ सिखाया जाता है। हम वहाँ से खुद के बम पटाखे बनाना सीखेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेचेंगे। देखते हैं उन बम पटाखों से हमारा मुनाफा होता है या नहीं। ममता अपनी बहू की बात मान लेती है। जिसके बाद अगले ही दिन ममता और पूनम दोनों सास बहू मिलकर खुद के बम पटाखे बनाती हैं और उन्हें तैयार करके बाजार में ले जाती हैं। अरे आओ आओ, यहाँ पर आओ, हम अपने खुद के बनाए हुए बम पटाखे लेकर आए हैं। मार्केट में ऐसे बम पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एकदम जोरदार धमाका आपके कानों को फाड़ देगा। देखिए, नए तरीके के बम पटाखे।
पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और उनसे बम पटाखे खरीद लेते हैं, जिसके बाद कुछ लोग तो वहीं पर बम पटाखे जलाकर देखने लगते हैं। अरे मैं जरा देखूं तो सही, इन बम पटाखों में दम भी है या फिर ये दोनों सास बहू हमारा पोपट बना रही हैं। मनोज जैसे ही एक आइटम बम जलाता है वह बहुत तेज फूटता है, जिसकी आवाज गांव के चारों तरफ फैल जाती है। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन सास बहू से और कई सारे आइटम बम खरीद लेता है। अरे वाह, क्या कमाल के बम पटाखे हैं। इस दिवाली तो मैं इन सास बहू के ही बम पटाखों को जलाऊंगी। अरे हाँ हाँ, हमें भी इसी के बम पटाखे जलाने। अरे पूनम बेटा, हमें भी तो दे दे ही वाले बम पटाखे। पूनम और ममता खुद के बनाए हुए बम पटाखे बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखते ही देखते वह अपने मकान का सारा पैसा चुका देती हैं, जिसके चलते उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। अब पूनम और ममता आराम से बम पटाखे बेचकर अपना घर चलाया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाँव में एक आदेश नाम का आदमी उनकी इस तरक्की से बिल्कुल नाखुश था, क्योंकि वह भी बम पटाखे बेचा करता था। पूनम और ममता के बनाए हुए बम पटाखों के आगे उसके पटाखे बिका ही नहीं करते थे। मैं बम पटाखे लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत से इन्हें बेचता हूँ, शहर से एक एक बम पटाखा देखकर खरीदता हूँ, लेकिन इन गांव वालों को देखो, इन दोनों सास बहू के फालतू के बम पटाखे खरीदते हैं और मेरे इतने लाजवाब बम पटाखे होने के बाद भी इन लोगों को मेरी कदर नहीं। अब मैं देखता हूँ ये दोनों सास बहू इस गांव में बम पटाखे कैसे बेचती हैं। उस दिन के बाद से आदेश उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और एक दिन मौका देखकर वह उन बम पटाखों का मसाला खराब कर देता है। ये हुई ना बात, अब गांव के सभी लोग इनके बम पटाखे छोड़कर मेरे ही बम पटाखे खरीदेंगे। आदेश ऐसा करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह दोनों सास बहू बम पटाखे बेचने निकलती हैं, तो उनके बिके हुए बम पटाखे सभी लोग खरीद लेते हैं और अगले दिन गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला होकर ममता और पूनम के घर पहुँच जाते हैं। अरे बाहर निकलो दोनों सास बहू, कहाँ पर छुपी बैठी हो अपने घर में? अरे इनके बम पटाखों की वजह से हमारे बच्चों की जान चली जाती है। इस तरह कौन बम पटाखे बनाता है? आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अरे ये सब क्या है? हमारे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्यों लगा रखा है? ये तुम्हें तमाशा दिख रहा है? आज तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान होता। अरे जब तुम्हें बम पटाखे बनाने ही नहीं आते तो तुम क्यों बम पटाखे बनाकर बेचती हो? गांव के सभी लोग गुस्से से दोनों सास बहू को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक विक्रम नाम का आदमी आता है और गाँव वालों को रोक कर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम्हारा कसूरवार ये दोनों सास बहू नहीं बल्कि ये आदेश है। अरे इसी ने इन बेचारी सास बहू के बम पटाखों में मिलावट की थी और सारा मसाला भी खराब किया था। आदेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, तुझे तो तेरी सजा मिलकर ही रहेगी। गांव के सभी लोग मिलकर आदेश को खूब मारते हैं, जिसके बाद आदेश गांव के सभी लोगों से कहता है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने एक बार भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मेरा धंधा एकदम चौपट हो गया था, जिसकी जलन में आकर मैंने ये सब किया। मुझे एक मौका दे दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव के लोग उसे आखिरी मौका दे देते हैं और उसे पूनम और ममता से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर पूनम और ममता से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो पूनम बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाँ हाँ, जो हमें लगा हमने बस वैसा ही किया। हमने तुम्हें गलत समझ लिया, इसके लिए हमें बहुत पछतावा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब होता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम उतर गया। अरे तो फिर ठीक है, आज से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदेंगे और किसी के बम पटाखे नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदते हैं, जिसके चलते सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 सरकारी नौकरी करने वाली बहू। जबलपुर गांव में रहने वाला कर्मा एक किसान था। किसान होने के साथ साथ वो 5 बेटियों बानी, प्रीति, त्रिशा, दिव्या, वैशाली का पिता भी था। रोजाना की तरह आज भी वो थका मांदा घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए? हम आपकी ही बाट जो रही थी। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? आपके चेहरे पर मुस्कान देखी तो एक अरसा हो गया है। बेटी, जिस गरीब बाप के कंधों पर 5 बेटियों को ब्याहने का बोझ हो, उसका अधरों पर मुस्कान कैसे हो सकती है?
बरसों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके एक भी बेटी के ब्याह का दाम नहीं जोड़ सका। बाबूजी, छोड़ क्यों नहीं देते हमारे ब्याह की चिंता? जब हम पांचों पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे तो हमारे ब्याह के रिश्ते खुद चल कर आएंगे। पांचों बेटियों के समझाने बुझाने पर कर्मा को हियाब होता है। समय गुजरता है। एक दिन एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसमें से 50 वर्षीय पद्मा वहां बाहर आकर उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है? जी कहिए, किससे मिलना है? जी शादी के सिलसिले में बात करनी है। पंडित सुखराम जी ने इसी घर का पता दिया है। ये सुनकर कर्मा पद्मा का स्वागत सत्कार करता है। कुछ देर बाद, देखिए भाई साहब, शादी को लेकर मेरी कोई मांग नहीं। मुझे तो बस अपने पांचों बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न बहुएं चाहिए। शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। अब पांचों बेटे उसी में अस्त व्यस्त रहते हैं। लंबा चौड़ा घर बार है। ब्याह के बाद आपकी बिटिया राज करेंगी। अब आप सोच विचार कर बता दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है बहन जी, मेरी बेटियों को अच्छा घर बार मिल जाए, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आप रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह कर्मा और पद्मा आपसी सूझबूझ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कर्मा की पांचों बेटियां पद्मा की बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं और पद्मा बोलती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर अब इस घर की बागडोर तुम पांचों के हाथ में है। माँ जी, हम बहुएं अपनी ओर से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगी। शादी की रात पांचों बहुएं अपने शादीशुदा जीवन की सुनहरी शुरुआत करती हैं और मुर्गे की बांग के सवेरे उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई की रस्म पूरी कर लेती हैं। देखते ही देखते सवेरे के 8 बज जाते हैं। तभी पद्मा अपने पांचों बेटों के साथ नहा धोकर नीचे आती है। माँ जी, आप आ गए? आप बैठिए, हम खाना परोसते हैं। क्या बात है मेरी पांचों बहुओं, तुमने तो बड़ी सवेरे सवेरे कामकाज निपटा लिया। घर बार एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, आप बातें ही करती रहोगी, हमें कारखाने पहुंचना है, जल्दी खाना खाते हैं। हाँ माँ, वैसे भी खाने की खुशबू बड़ी बेमिसाल आ रही है। सभी बहुएं पद्मा और अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का पहला कौर खाते ही पद्मा अपने बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह, क्या जबरदस्त खाना बनाया है मेरी पांचों बहुओं ने। इन्होंने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी फेल कर दिया। शुक्रिया माँ जी। बोलो, अपनी सास से क्या चाहिए तुम्हें? गहना, पैसा या कुछ और? माँ जी, हम पांचों अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। माँ जी, हमें पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। हम पांचों ने हमेशा से सरकारी नौकरी का सपना संजोया है। हम उसे साकार करना चाहती हैं। ये सुनकर पद्मा अपनी पांचों बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे मेरी बहुरानियों, सरकारी नौकरी बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने वाले कद्दू करेले नहीं जो गए और चुन लिया। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बेचारे बीए पढ़े लिखे लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। इसीलिए वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माँ, अगर ये पांचों अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साबित करने का मौका मांग रही हैं, तो इन्हें मौका दे दीजिए। हाँ माँ, गौरव भैया सही कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर पद्मा कहती है, बेटों की बात का मान रखते हुए मैं तुम पांचों को एक मौका देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। पद्मा ने अपनी बहुओं के सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में हामी तो भर दी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। तुम पांचों चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मैं तुम्हें घर के कामों में इस कदर उलझाऊंगी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कैसे बनती है मेरी पांचों बहुएं सरकारी मुलाजिम। अगले ही दिन पांचों बहुओं ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी, मगर पद्मा उन्हें सारा दिन कामकाज में उलझाए रखती। बावजूद इसके पांचों बहुएं देर रात जागकर पढ़ाई में जुटी रहती थी। गुजरते समय के साथ पांचों की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में आवेदन किया और आखिरकार पांचों बहुएं सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। माँ जी, हम पांचों को सरकारी नौकरी मिल गई। माँ जी, मैं वकील बन गई। और मैं टीचर। माँ जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई हूँ। माँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। और माँ जी, आपकी पांचवी बहू बैंक मैनेजर बन गई है। अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी की बात सुनकर पद्मा सिर पकड़कर सोफे पर पसर जाती है, क्योंकि उसके किए पर पानी जो फिर चुका था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम चारों हटो, मैं देखती हूँ। अरे हट परे,
अपनी ये डॉक्टर बनने की दावेदारी मुझ पर मत दिखा। अरे नौकरी चाकरी तो सभी कर लेते हैं, मगर जो बहुएं ससुराल की बागडोर संभाले उससे बेहतर कोई नहीं। वो कैसे माँ जी? क्योंकि घर चलाना देश चलाने के बराबर है। ये कहकर पद्मा अपने कमरे में चली जाती है और पांचों बहू बोलती हैं। ये माँ जी को क्या हो गया है? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय माँ जी हमें 4 बातें सुनाकर चली गयी। ऐसी तो सौंजी तौर से साफ हो चुका है कि माँ जी हमारी सरकारी नौकरी से खुश नहीं। रोजाना की तरह अगली सुबह पद्मा अपने बेटों के साथ हॉल में जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप नीचे आ गई। हम पांचों ने घर का सारा कामकाज निपटा दिया, खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, खा लीजिएगा। देख लो बेटा, कल तक पांचों बहू खाना परोस कर दिया करती थी, आज पका कर रख दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब रसोईघर छून-छा मिलेगा और अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। जब सरकारी नौकरी की धौस है, मगर तुम बहुओं से 10 गुना ज्यादा आमदनी मेरे बेटे बिजनेस में कमाते हैं। बिजनेस के बलबूते तुम्हारी सरकारी नौकरी भी फेल है। पांचों बहुएं पद्मा को बिना कोई जवाब दिए अपने कार्य क्षेत्र को निकल जाती हैं। समय गुजरता है। पद्मा किसी न किसी बहाने अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी और अपने बेटे के बिजनेस से नीचा दिखाती। बावजूद इसके बहुएं एक शब्द नहीं कहती। आखिरकार अल्पभाषी होना ही तो पढ़े लिखों की पहचान है। मगर एक रोज पद्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके पांचों बेटों के कपड़े के कारखाने में भयानक आग लग जाने के चलते बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अभी पद्मा अपने बेटों को समझा बुझा ही रही थी कि उसकी पांचों बहुएं अपने काम से घर आती हैं। धीरज धर बेटा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। कारखाने के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस के अनुसार सभी को लाखों की मुफ्त मदद देनी होगी। बीते दिनों हमने अपना बैंक बैलेंस बिजनेस में लगाया था, अब हमारे पास 0 सेविंग है। ऐसे में हम क्या करें? पांचों बहुएं अपने पतियों की परेशानी को सुनकर कहती हैं। आप पांचों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी किस काम आएगी? हम ये पैसे परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो माँ जी आपकी ये बहू खुद एक IPS ऑफिसर है। पुलिस के पैतरे में भली भांति जानती हूँ। पांचों बहुएं अपनी अपनी सरकारी नौकरी की सारी कमाई सास के हाथों में सौंप देती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और पद्मा बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मैंने तुम पांचों को प्रोत्साहित करने की बजाय पहले दिन से तुम्हारे सरकारी नौकरी के सपने के बीच बाधा बनी और तुम्हारे सपने को साकार होने के बाद कुड़कुड़ाती रही, अपने बेटों के बड़े बिजनेस का रौब झाड़ती रही और तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी के कारण नीचा दिखाती रही। शायद आया हुआ बुरा दिन उसी वक्त का प्रतिफल था, मगर आज मुझे गर्व है कि मैं एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरी वाली बहुओं की सास हूँ। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी के साथ सरकारी सर्विस वाली बहुओं की कहानी यहीं खत्म होती है। जादुई सोना पंप। ये कहानी है कंचनपुरा गांव की, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। मगर कुछ दिनों से गांव एक घनघोर श्राप से जूझ रहा था, जिसे एक वक्त में जो कंचनपुरा गांव फसल की बोरियों और जलाशयों की आपूर्ति के खातिर जाना जाता था, आज उस गांव की दशा बेहद बंजर और दयनीय हो चुकी थी। गांव के प्रांगण में बैठे लोग अपना दुख एक दूसरे से साझा कर रहे थे। ऋषि के रूठ जाने से हमारे गांव की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि गांव के बड़े से लेकर बच्चा दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अरे दाना मिलना तो दूर, बच्चा पानी की एक बूंद को भी लख रहा है। लगता है इंद्रदेव तक हमारे गांव की गुहार नहीं पहुंच रही है। रमुआ और जुगनू को यह खबर न थी कि उनका दुख आकाश मंडल में बैठे इंद्रदेव देख रहे थे, जो कहते हैं यह गांव बेहद दुख और दुविधा में है। इन्होंने मेरा आह्वान किया है, इसलिए अब मुझे इन्हें दुखों के दलदल से उबारना होगा। क्षण भर के भीतर ही इंद्रदेव एक किसान का भेष धरकर गांव में दस्तक देते हैं। जय राम जी की भाई, बड़ी दूर डगर से आया हूँ, प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे भाई, यहाँ हम खुद एक बूंद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। हमारे लिए खुद दाना पानी पूर्ति नहीं पड़ रही है। हमारे गांव की दयनीय दुखी दशा क्या तुम्हें दिख नहीं रही है? भाई साहब, दुख तो जीवन का संगम है, धीरज धरो, ऐसे कुरकुराने से काम नहीं चलेगा। कैसे धीरज धरे? सोना उगलने वाली गांव की धरती सूखी पड़ी है, बीज बोने वाली जमीन उसर बंजर हो चुकी है। ऐसे में बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या और खाएंगे क्या? भाई, आकाश के पंछियों से सीखो,
जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी क्या हुआ भूखे सोते हैं? नहीं ना, भगवान पर भरोसा रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। उस रात गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। भोर के पहर अचानक एक सुनहरे प्रकाश के एक साधारण हैंडपंप गांव के प्रांगण में प्रकट होकर आवाज करने लगता है, जिससे 70 साल की लीला की नींद खुलती है और उसके कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। प्यास के मारे कंठ का अंकल सूखने को हो रहा है, मगर इतनी भोर सवेर यह कोलाहल कैसा है? लीला जैसे ही गांव के प्रांगण में बने पंप के पास आती है तो कहती है, ये आवाज तो इस पंप के भीतर से आ रही है, मगर इस हैंडपंप को पहले नहीं देखा। क्या पता इसमें पानी मिल जाए, चलकर देखती हूँ। लीला जैसे ही हैंडपंप को हाथ लगाती है, उसी पल एक तेज प्रकाश के साथ वह पूरी तरह से सोने का बन जाता है। अरे यह हैंडपंप सुनहरा कैसे हो गया? कहीं यह जादुई सोने का पंप तो नहीं? इसे चलाकर देखती हूँ। कुछ देर तक हैंडपंप चलाकर बुढ़िया लीला थक कर बोलती है, कब से ये हैंडपंप चला रही हूँ, बावजूद इसके पानी की एक बूंद भी हैंडपंप से बाहर नहीं आई। वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक हैंडपंप से सोने का तरल थाक बाहर आता है और हैंडपंप साधारण आकार में बदल जाता है, जिसे देखकर वह दंग हो जाती है और जोर जोर से सभी को आवाज लगाती है, अरे जागो गांव वालों, जुगनू, रमुआ, राधा, जल्दी दौड़ो। आवाज सुनकर पूरा कंचनपुरा गांव अपना अपना किवाड़ खोलकर हैंडपंप के पास आता है। अरे क्या हुआ लीला मौसी? अरे राधा, हमारे गांव का हैंडपंप जादुई पंप जान पड़ता है। देखो, इससे पानी की बूंद बरसने के बजाय खरा सोना बरसा है। लीला मौसी, लगता है बुढ़ापे में बोरा गई हो। अरे सोना सिर्फ सुनार के पास मिलत है, हैंडपंप से पानी निकलत है, सोना नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो हम पंप के नीचे बैठते हैं, अब वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाई है। यह कहकर राधा जादुई सोने के पंप के नीचे बैठ जाती है और बुढ़िया जैसे ही जादुई पंप चलाना शुरू करती है, चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ पंप पर सोने की किरण प्रकाशमान होकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की बौछार राधा की झोली में बरसाने लगता है। आरी मोरी मैया, ये क्या माया है? इतने दिनों से जिस पंप से पानी की बूंद तक नहीं निकली थी, वह सोने के सिक्के बरसा रहा है। यह जादुई सोने का पंप अपने भीतर से सोने के सिक्के बरसाकर हमें ये पैगाम सुना रहा है कि अब इसे हमारे कंचनपुरा की काया पलट होगी। यह जादुई सोने का पंप हमारे गरीब गांव में सुनहरा सोता बनकर आया है। हाँ मौसी, सबसे पहले हम इस सोने के पंप से मिले सोने के सिक्कों का सुनार से सौदा करके मिले हुए मोल से गांव में पानी का हैंडपंप लगाएंगे। सभी जन प्यास से आतुर है। हाँ जुगनू, जाओ और इस जादुई पंप से मिले सारे सोने के सिक्कों को बेचकर सभी का पेट भरने का प्रबंध करो। जुगनू और अमुआ जादुई पंप से मिले सोने के सुंदर सिक्कों को बड़े सुनार से बेचकर खाने पीने का सामान लाते हैं और साथ मिलकर खाते पीते हैं। आज इस जादुई सोने के पंप के बदौलत ही हम भूखों का पेट भरा है। अगर यह पानी की बूंदों के बजाय सोने के सिक्के ना बरसाता तो शायद हम इतनी जल्दी खाना न खाते। सो तो खरा सच है, अब हम इस जादुई सोने के पंप के जरिए अपने गांव की गरीबी दूर कर सकेंगे। अरे जुगनू, उसकी क्या जरूरत है? हम जो कि हमारे गांव में यह जादुई सोने का पंप है, तो इससे मिले सोने के सिक्के बेचकर पैसा ही पैसा हो जाएगा। फिर हमें पसीना बहाने की क्या जरूरत है? इस पंप को चलाओ और भरपेट खाना खाओ। रमुआ, पसीना बहाना हम किसानों का पेशा है। हम जादुई सोने के पंप का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेंगे, बस। इसके बाद जुगनू उस जादुई सोने के पंप को चलाते हुए कहता है, जादुई सोने के पंप, हमें सोने के सिक्के दो ताकि हम अपने खेतों की उसारता और बंजरता को दूर करके पुनः अपने उजाड़ गांव को बसा सके। जुगनू के इतना कहते ही पंप सुनहरे प्रकाश के सोने के साँचे में ढलकर अपने भीतर से चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर जुगनू कहता है, शुक्रिया जादुई सोने के पंप। अब इन सोने के सिक्कों से हमारे बंजर खेत खलिहानों के लिए खाद, बीज इत्यादि का प्रबंध हो जाएगा, जिससे हम खेती शुरू कर सकेंगे। जादुई सोने के पंप से मिले सुनहरे सिक्कों से गांव का पूरा पुरुष प्रधान किसानों का तबका जमीन की बंजरता का बदलाव देखकर खेती बाड़ी करने लगता है, मगर जानवरों की दशा अभी बेहाल थी।
जिसे देखते हुए लीला कहती है, जादुई सोने के हैंडपंप से हम गांव के गरीबों का जीवन तो पटरी पर आ गया है, मगर यह बेचारे बेजुबान जानवर जलाशय के सूख जाने के चलते पानी के लिए छछन रहे हैं। अब इस जादुई सोने के हैंडपंप की सहायता से ही बात बनेगी। फिर लीला जादुई सोने के हैंडपंप को पुकारती है, ए जादुई सोने के हैंडपंप, इसी पल छिन सोने के सिक्के बरसाओ ताकि बेजुबान जानवरों के लिए जलाशय में पानी की पूर्ति हो सके। लीला जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, वह सोने का होकर अपने भीतर से खूब सारे खरे सोने के चमकते दमकते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे बेचकर न सिर्फ जलाशय में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि कई और पोखर की नींव भी डाली जाती है। अब गांव पहले की तरह सुखद समृद्ध हो चुका था। फिर एक दिन वही ऋषि गांव में दस्तक देते हैं। अलख निरंजन, यह तो वही ऋषि है जिन्होंने कंचनपुरा को श्राप दिया था। इससे पहले कि यह ऋषि रुष्ट हो जाएं, इन्हें जलपान कराते हैं। सभी ऋषि का स्वागत करते हैं, मगर एकाएक वह ऋषि इंद्रदेव में बदल जाते हैं। अरे साथियों, यह ऋषि तो देवता में बदल गए। हैरान न हो, तुम्हारी परीक्षा करने वाला ऋषि इंद्रदेव यानी कि मैं ही था। दाने पानी पर मोहताज होने के बाद भी तुमने मुझे दोष न दिया। तब मैंने तुम्हें यह जादुई पंप दिया, मगर जादुई सोने के पंप से भी तुमने अपना स्वार्थ न साधा। इसलिए अब ये जादुई सोने का हैंडपंप न केवल तुम्हारी वरन तुम्हारी पीढ़ियों के प्रयोग में भी आएगी। यह कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जब भी कोई गरीब कंचनपुरा गांव में आता है तो लोग जादुई सोने के पंप से उनकी सहायता करते थे। कंचनपुरा गांव के लोग अपनी परीक्षा के परख में खरे उतरे, जिसकी बदौलत आज उनके गांव में जादुई सोने का हैंडपंप है। इसलिए साथियों, सदा स्वार्थी नहीं बल्कि कभी कभार गरीबों की सुखड़ी सफर में सारथी बनना सीखिए।